देखिए हम लोग जो है जनांकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे और थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से जो है हमारा जो पिछला वीडियो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में जो है हम उसी के आगे जो है इस लेक्चर में जो है कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो हम बात कर रहे थे जनांकी संक्रमण सिद्धांत की जो है प्रथम अवस्था के बारे में। मैंने बोला कि प्रथम अवस्था के बारे में जो है यहाँ पर बहुत सारी अवस्थाएं, यहाँ पर मैंने कहा 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, कुछ ने कहा 3, कुछ ने कहा 4, कुछ ने कहा 5, है ना। तो यहाँ पर हम पहली अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, जनांकी संक्रमण की पहली अवस्था के बारे में, है ना। जनांकी संक्रमण की पहली अवस्था क्या है? जनांकी संक्रमण की पहली अवस्था में क्या होता है कि अब इसमें जो बात की जाती है ये जो है यहाँ पर देश क्या होते हैं, एकदम से पिछड़े हुए होते हैं। पहली अवस्था में जो देश होते हैं, देश क्या होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, पिछड़े हुए देश होते हैं। परंपरागत अवस्था में पिछड़े हुए, बिल्कुल बैकवर्ड, है ना। यहां पर प्रथम अवस्था में जनांकी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में वही देश होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं। उनका आर्थिक विकास बहुत ही कम होता है ना, एकदम बैकवर्ड होते हैं। अर्थात इनका जो है ये जो है इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है ग्रामीण होती है। अर्थव्यवस्था कैसी होती है? ग्रामीण होती है। ये जो है इनका जो मुख्य व्यवसाय जो होता है वो क्या होता है? कृषि होता है। मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है। ये आप देखिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। यहाँ पर देखा जाए तो सब कुछ पिछड़ा हुआ होता है। यहाँ पर हम बात करें यातायात से लेकर, संचार से लेकर, हम बात करें उद्योगों के विकास से लेकर, जितना भी पूरा समझ लीजिए कि जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं है, एकदम पिछड़ा हुआ है। यहां पर कुछ भी विकसित नहीं है, सब कुछ समझ लीजिए एक प्रकार से शून्य से हम चल रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ पिछड़ा हुआ है और पिछड़े होने के कारण क्या है कि यहाँ पर जो है लोगों की आय क्या होती है, बहुत कम होती है, रोजगार कम होता है, आय कम होती है ना। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि शिक्षा का स्तर बहुत कम होता है ना। यहाँ पर निरक्षर लोग ज्यादा होते हैं, साक्षरता बहुत कम होती है, शिक्षा का प्रसार नहीं होता, बहुत कम होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं मतलब बहुत कम, है ना। स्वास्थ्य सुविधाएं पिछड़ी हुई होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है आपकी पिछड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर खाद्यान्न समस्या भी होता है, कृषि पर निर्भरता तो होती है लेकिन यहाँ पर जो है लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, है ना। पौष्टिक भोजन जो है इनको नहीं मिल पाता, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, है ना। और ये तमाम जो है समस्याएं यहाँ पर होती हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल विकास नाम की कोई चीज ही नहीं होता। ये देश जो है बिल्कुल पिछड़े हुए होते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर क्या होता है, इन देशों में जो जन्म दर होता है, जन्म दर ये बहुत ऊंचा होता है और जन्म दर के अलावा जो है मृत्यु दर जो होता है ये भी क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है। अब यहाँ पर बात हम करेंगे कि जन्म दर और मृत्यु दर होता क्या है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जन्म दर क्या होता है। जन्म दर क्या होता है, जन्म दर की यदि हम बात करें तो प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं, है ना, शिशु या बच्चे जो भी कह लीजिए आप, बच्चों की संख्या को
बच्चों या शिशुओं की संख्या को, बच्चों या शिशुओं की, क्योंकि जो जन्म लेते हैं उनको हम शिशुओं में भी नवजात शिशु बोलते हैं। तो जितने भी नवजात शिशु जो है जन्म लेते हैं प्रति 1000 जनसंख्या पर, उसी को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। बर्थ रेट, जन्म दर, जिसको हम शॉर्ट में BR भी लिख सकते हैं समझने के लिए, BR, बर्थ रेट। समझ गए होंगे आप, जन्म दर यह है, यानी जनसंख्या का जो है, जो हम काउंटिंग करते हैं जन्म दर की, वह किसमें करते हैं, 100 में नहीं करते, परसेंट में नहीं करते, प्रतिशत में जो काउंटिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं 100 में काउंटिंग हो रही है। ये यहाँ पे जो काउंटिंग हो रही है, इसका जो हम आकलन कर रहे हैं वो प्रतिशत में नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसमें कर रहे हैं, 1000 में कर रहे हैं, प्रति 1000 में कर रहे हैं। अर्थात जितनी भी जनसंख्या है उसमें प्रति 1000 जो है ना, जो उसका एवरेज आप कर लीजिए, प्रति 1000 में, प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चे जो है औसतन जन्म ले रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार जो है मृत्यु दर भी होता है, इसी प्रकार जो है आपका मृत्यु दर भी होता है। अब ये मृत्यु दर क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, इसको हम डेथ रेट बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं। डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, मृत्यु दर बोलते हैं प्रति 1000, प्रति 1000। इसकी भी काउंटिंग हम 1000 में करते हैं, प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले, मरने वाले जो है लोगों की संख्या को, लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। प्रति 1000 जनसंख्या पर औसतन कितने लोग मर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। और प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने नवजात शिशु जन्म ले रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। तो ये हुआ जन्म दर और ये हुआ मृत्यु दर, अर्थात कितने लोग आ रहे हैं इस दुनिया में, और मृत्यु दर मतलब इस दुनिया से कितने लोग जा रहे हैं, है ना। तो वही बात हुई सामान्य भाषा में कहा जाए तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पिछड़े हुए देश होते हैं वहां पे क्या होता है कि ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये सब कुछ क्या होता है, पिछड़ा हुआ होता है। और चूंकि स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा का स्तर, उनका आय, उनका जीवन स्तर, हम बात कर लें जीवन स्तर, ये सब क्या होता है, निम्न होता है ना। पौष्टिक आहार नहीं मिलता उनको, है ना। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है ना। सड़क, संचार, है ना, ये सारी जो है जितनी भी चीजें हैं, इन सब का जो है क्या है, इनका विकास नहीं हो पाता, यहाँ पर बिल्कुल पिछड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर मेन बात क्या होती है इस अवस्था की, सबसे प्रमुख बात क्या है कि यहाँ पर जन्म दर क्या होता है, अधिक होता है, और मृत्यु दर भी क्या होता है, अधिक होता है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है, अधिक होती है। इसका कारण क्या है, कारण यही है, जन्म दर अधिक होने का कारण क्या है, ये है शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है ना। शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, जागरूकता की कमी है, जागरूकता की कमी है ना। और इस प्रकार जो है यहाँ पर जन्म दर जो है तेजी से, बहुत तेजी से उच्च स्तर पर होता है, बहुत तेजी के साथ वृद्धि होती है जन्म दर में, है ना। अर्थात इस दुनिया में आने वाले लोगों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत तेजी के साथ। मृत्यु दर, मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर भी बहुत ऊंची होती है। इस अवस्था में जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी क्या होती है, बहुत ऊंची होती है। यानी मरने वालों की संख्या, जाने वालों की संख्या भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, उसका कारण यही है
क्योंकि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित नहीं होती, यहाँ पे पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है ना, यहाँ पे दवाइयाँ सही से नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में क्या है, डॉक्टर की कमी है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, अस्पताल की कमी है, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु दर क्या होता है, मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे मृत्यु दर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अधिक से अधिक लोग यदि आए और अधिक से अधिक लोग जाएं तो जनसंख्या लगभग क्या होगी, स्टेबल होगी, है ना। जनसंख्या में क्या होगी, लगभग स्थिरता होगी। जनसंख्या में क्या होगी, लगभग स्थिरता होगी, है ना। और ये स्थिति होती है, ये जो है जनसंख्या संक्रमण की पहली अवस्था कहलाती है, जहां पे जनसंख्या क्या होती है, लगभग स्थिर होती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं जनसंख्या संक्रमण की द्वितीय अवस्था, दूसरी अवस्था पर बात करते हैं। जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था की बात कर रहे हैं हम, द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था, आइए इसको हम और भी अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां पर हम इसको और भी अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पे मैं बात कर रहा था अवस्थाओं के बारे में। इस तरह से हम समझते हैं, प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था जहां पर हमने देखा कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या होता है, हाई होता है ना। और यहां पर जनसंख्या लगभग क्या होती है, स्टेबल होती है, स्थिर होती है ना। प्रथम अवस्था में हम बात करें अब दूसरी अवस्था की, द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था, ये द्वितीय अवस्था क्या है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। जनसंख्या संक्रमण की द्वितीय अवस्था की यदि हम बात करें तो इस अवस्था में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि यहां पर देश जो है जब उन्नति करना शुरू करता है, जब आर्थिक विकास करना शुरू करता है, जब धीरे धीरे विकास में गति शुरू होती है, पहले तो समझ लीजिए एकदम निम्न स्तर पर है, पिछड़ा स्तर पर है, अब धीरे धीरे जो है ये विकास में जो है थोड़ा इसमें क्या हो रहा है, गति आ रही है। जब विकास के मार्ग में जब आगे बढ़ता है कोई देश, है ना, तो उसका क्या होता है, उसमें सुधार आता है, तमाम तरह से सुधार आता है। सुधार किस तरह से आता है कि वहां पर जो है कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी धीरे धीरे क्या होता है, विकास होना शुरू हो जाता है। कृषि के विकास के साथ साथ जो है यहाँ पर उद्योगों का विकास भी शुरू हो जाता है। और उद्योगों के विकास के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है शिक्षा हो गया, शिक्षा व्यवस्था, उसमें भी धीरे धीरे क्या होता है, सुधार होता है, शिक्षा का धीरे धीरे प्रसार होता है। यहाँ पर आप देखें तो स्वास्थ्य सुविधाओं का धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है। स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित होती हैं, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ता है, दवाइयां जो है, दवाइयों का उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके अलावा हम बात करें कि अस्पतालों की जो है सुविधा होती है, उसमें वृद्धि होती है, उसकी संख्या में वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब क्या है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, इनमें जो है सुधार होता है, इसमें वृद्धि होती है। इसके अलावा हम बात करें कि आपका जो है यातायात है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, ये सारे सेक्टर्स जो है, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इन सब में जो है क्या होता है, धीरे धीरे सुधार होना शुरू होता है। इन सब में क्या होता है, वृद्धि होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इन सब में वृद्धि होने से क्या होता है, परिणाम क्या होता है, आप देखिए कि परिणाम ये होता है कि यहां पर आप देखेंगे कि जो बर्थ रेट होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरीके से बढ़ रहा होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि जो डेथ रेट होता है, डेथ रेट जो है इसका दिशा बदल जाता है, अर्थात इसमें जो है
भारी मात्रा में गिरावट आती है, मृत्यु दर में भारी मात्रा में गिरावट आती है। अब पहले हम कारण समझ लेते हैं, फिर इसका परिणाम समझते हैं क्या ऐसा क्यों होता है। पहले ये समझते हैं, फिर इसका परिणाम क्या होता है इसको समझते हैं। ऐसा क्यों होता है, जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम क्यों हो जाती है? वह इसलिए हो जाती है कि कोई भी देश जो है जब वह विकास के मार्ग में आगे बढ़ता है तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ती हैं, पौष्टिक भोजन लोगों को मिलने लगता है, जिससे क्या है स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि सफाई भी, स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाता है। जब लोग स्वच्छ रहते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित होती हैं, है ना, दवाइयां उपलब्ध होती हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मरने वाले लोगों की संख्या जो होती है उसमें कमी आ जाती है। और जब मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मृत्यु दर में भारी गिरावट होती है, तेजी के साथ क्या होता है इसमें कमी होती है। जबकि जन्म दर पर अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, है ना। अभी तो शुरू में जब विकास हम करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि मृत्यु को रोकें, है ना। अभी जन्म दर जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि इन दोनों का दिशा बदल जाता है, एक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना। जब दिशा बदल जाता है तो ऐसी स्थिति में दूरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप देखिए, है ना, आप जो है इधर चल रहे हैं और एक व्यक्ति इधर चल रहा है और पूछा जाए 1 घंटे में जो है कितनी बीच में गैपिंग होगी, तो गैपिंग बढ़ जाएगी। और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप इस दिशा में चल रहे हैं, आप भी इसी दिशा में चल रहे हैं, तो क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों के बीच में जो है गैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक ही दिशा में तो गैपिंग कम हो सकती है, लेकिन जब विपरीत दिशा में हो गए तो क्या होगा कि दोनों के बीच की जो गैपिंग होगी, जो अंतर होगा, जो दूरी होगी, दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। तो यही स्थिति यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, दोनों का दिशा बदल गया, अर्थात जन्म दर में तो वृद्धि हो रही है लेकिन मृत्यु दर में क्या हो रही है, भारी गिरावट आ रही है, जिससे क्या होता है कि जनसंख्या में तेजी से क्या होता है, वृद्धि होती है। यहाँ पर जनसंख्या में क्या होता है, तेजी से वृद्धि होती है जनसंख्या आपका। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जनसंख्या में क्या होता है, बहुत तेजी के साथ वृद्धि होती है। क्यों तेजी के साथ वृद्धि होती है, तो आप समझ गए होंगे कि आने वालों की संख्या तो अधिक है जबकि जाने वालों की संख्या क्या है, कम है। आज का आप एक रूम में ही आप देख लीजिए, जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में विद्यार्थी अधिक से अधिक आना शुरू कर दें और जाने वालों की संख्या कम रहे, 5 लोग आए, 1 लोग जाएं, फिर 5 लोग आए, फिर 1 लोग जाएं, तो क्या होगा, धीरे धीरे स्थिति ये आएगी कि रूम पूरा भर जाएगा। क्यों भर जाएगा, यहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि आने वाले तो अधिक हैं जबकि जाने वाले क्या हैं, कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर भी वही स्थिति होता है। किसी देश के संदर्भ में हम बात करेंगे तो उस देश की जनसंख्या में क्या होती है, बहुत तेजी के साथ वृद्धि होती है और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है जनसंख्या, यही जो है जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहलाती है। जनसंख्या विस्फोट आपकी जो है यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जो है कंपटीशन में, यहाँ तक कि पीसीएस में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था जो है कौन सी कहलाती है। जनसंख्या संक्रमण की अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कौन सी होती है, जनसंख्या संक्रमण की जो दूसरी अवस्था होती है इसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। या इसी अवस्था में जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि होती है। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत, हमारा जो भारत देश है, भारत देश जनसंख्या संक्रमण की किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है जनसंख्या संक्रमण की अभी दूसरी अवस्था में है। अभी दूसरी अवस्था से निकलने का प्रयास कर रहा है लेकिन अभी निकला नहीं है, अभी भी क्वेश्चन बनता है तो आप दूसरी अवस्था में ही लिखेंगे। भारत जो है अभी दूसरी अवस्था में ही है,
लेकिन अब भारत की जनसंख्या पर भी धीरे धीरे नियंत्रण हो रहा है, जिससे अब भारत भी दूसरी अवस्था को लाकर तीसरी अवस्था में पहुंचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी आप दूसरी अवस्था ही लिखेंगे, तीसरी अवस्था में पहुंचने वाला है। तीसरी अवस्था होती क्या है, अभी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था क्या होती है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर जो है जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था, तो ये दूसरी अवस्था क्या है, आप देख रहे हैं कि दूसरी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत में भी हम बात करें 1980 के दशक में जनसंख्या में जो है बहुत तेजी के साथ वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या में जो है जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई। जैसे बम विस्फोट होता है वैसे जनसंख्या में भी विस्फोट होता है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या का बहुत तेजी के साथ बढ़ना। जब बहुत तेजी से जो है जनसंख्या बढ़ती है तो उसी को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, जो कि जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था होती है। यदि किसी देश में जनसंख्या जो है बहुत तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि वह देश जो है जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था से गुजर रहा है, वह दूसरी अवस्था में है ना। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था की। जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था की देखिए, जब देश जो है विकास के मार्ग में बढ़ते हुए और भी अधिक विकास करता है ना, विकास की उच्चतम सीमा पर पहुंचने का प्रयास करता है या पहुंच जाता है कह लीजिए, है ना, यानी विकसित श्रेणी की, विकसित देश की श्रेणी में पहुंचने लगता है या पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहां पर सब कुछ जो है आप जो भी देख रहे हैं, जितनी भी विकास की स्थितियां हैं, है ना, आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र हो, चाहे तृतीय क्षेत्र हो, इन सब का जो है तेजी के साथ विकास होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है विकास हो चुका होता है, यानी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, अवसंरचना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपका जो है यातायात है, संचार है, आपका विद्युत है, जल है, इन सब में जो है इन सब का विकास हो चुका होता है ना। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में कोई देश पहुंचता है तो ये जो है स्थिति कौन सी अवस्था जो है शो करता है, ये जनांकी संक्रमण सिद्धांत की जो है ये तीसरी अवस्था होती है। तृतीय अवस्था जिसको हम बोलते हैं तृतीय अवस्था, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेन बात क्या होती है कि आपका जन्म दर जो होता है, बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट में जो है आपकी कमी होना शुरू हो जाती है। बर्थ रेट क्या होता है, कम होना शुरू होता है ना। जबकि जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, ये तो आप पहले से ही कम हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा पहले से ही कम हुई है, तो ये लगभग इसमें आप कमी कर लीजिए या फिर लगभग ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाता है ना। मृत्यु दर लगभग क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये स्थिर हो जाता है, क्योंकि हम मृत्यु दर में एक अवस्था के बाद मृत्यु दर में हम कमी नहीं कर सकते। जन्म दर में तो कमी कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दर में आप कमी एक अवस्था के बाद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भैया ये मृत्यु लोक है। क्या है, मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में जो भी लोग आए हैं सबकी जो है मृत्यु निश्चित है, तो मरना तो है ही सबको, है ना। तो जो स्वाभाविक मृत्यु होता है, जो जिसकी उम्र हो जाती है, जो उम्र से जो है आयु पूरी करके मरता है, उसको तो आप रोक नहीं सकते। कितनों भी अधिक जो है आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है विकसित हो जाएं, है ना, कितना भी साइंस आगे हो जाए, चिकित्सा सुविधा जो है का विकास हो जाए, लेकिन आप किसी के मृत्यु को रोक नहीं सकते, है ना। जो आपका जो है बीमारियों से जो मृत्यु होता है, स्वास्थ्य खराब होने जो मृत्यु होता है, हम केवल उसी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उसी पर जो है हम क्या कर सकते हैं, हम नियंत्रण कर सकते हैं, जबकि स्वाभाविक मृत्यु पे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है मरने वालों की जो संख्या होती है, मृत्यु दर जो होती है, उसको एक सीमा तक ही हम नियंत्रण कर सकते हैं, उससे अधिक क्या होता है नियंत्रण हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जन्म दर जो है आपका, जो मृत्यु दर होता है, वो कम होकर क्या हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है। जबकि ये आपका जन्म दर क्या होता है, बर्थ रेट, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या होता है, ये कम होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब देखिए आप, ये जो तीसरी अवस्था है, यहाँ पर जो है आपका जन्म दर कम होने लगता है, और जन्म दर कम होने से, मृत्यु दर पहले से ही कम है, जन्म दर कम होने से
जनसंख्या में जो है वृद्धि जो होती है वो घटती हुई दर से होती है। जनसंख्या में वृद्धि क्या होती है? ये घटती हुई दर से होती है। घटती हुई दर से होती है। घटती हुई दर का मतलब क्या होता है? घटती हुई दर का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका 10 से 18 हो गया, है ना, 18 से आपका हो गया 25, 25 से आपका हो गया 30, 30 से आपका हो गया 34, 34 से आपका हो गया 37, इस तरीके से। अभी वृद्धि तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए वृद्धि कितनी हुई? 8 की हुई। यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई? आप देखिए 8, 7, 5, 7 की हुई। यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई? आप देखिए तो 5 की वृद्धि हुई। यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई? देखिए 4 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई? देखिए 3 की हो रही है। तो आप देख रहे हैं वृद्धि तो हो रही है, 10 से 18, 18 से 25, 25 से 30, 30 से 34, 34 से 35, वृद्धि तो हो रही है भैया। लेकिन वृद्धि में क्या है? आप देख रहे हैं जो वृद्धि दर है उसमें क्या हो रही है? उसमें कमी हो रही है। इसी को कहते हैं घटते दर से जो रेट है वो क्या है? उसमें कमी हो रही है। ये घटते दर से वृद्धि होती है। यहाँ पर जो वृद्धि होती है, जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बढ़ते हुए दर से वृद्धि होती है। जैसे यहाँ 8 के साथ वृद्धि हुई, यहाँ 10 के साथ हो जाएगा, यहाँ 12 के साथ, यहाँ 15 के साथ, यहाँ 20 के साथ। यानी जो बढ़ने का जो दर है उसमें क्या है? उसमें वृद्धि होती है, जिससे जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। और यहाँ पर जो वृद्धि है वो क्या है? वो जनसंख्या जो है घटती हुई दर से बढ़ती है, जिससे जनसंख्या में धीरे धीरे क्या होती है? कमी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनसंख्या संक्रमण की चौथी अवस्था की। तो जो जनसंख्या संक्रमण की चौथी अवस्था है, जिसको हम चतुर्थ अवस्था बोल सकते हैं, इस अवस्था में जब कोई देश पहुंचता है तो इसका मतलब है कि वह देश विकास की उच्चतम सीमा को प्राप्त हो चुका होता है। यहाँ का जो है, यहाँ पर लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो चुका होता है ना। ये जो है पूर्ण रूप से विकसित देश हो चुके होते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है हम बात करें आपसे कि यहाँ पर जो है जागरूकता बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर ही जागरूकता में जो वृद्धि यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ता है, जागरूकता बढ़ता है, इसीलिए लोग जो है जन्म दर में जो है क्या करते हैं? कमी करना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है क्या होता है? यहाँ पर और भी अधिक जागरूकता हो जाती है। यहाँ पर जागरूकता बढ़ती है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं, जनसंख्या का बढ़ना जो है ये क्या है? ये अच्छा नहीं है। सरकार भी क्या करती है? वो भी अपने स्तर पर जो है जनसंख्या नीति बनाती है, पॉपुलेशन पॉलिसी बनाती है, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। लोगों को जागरूक भी बनाती है कि हम जो है जैसे भारत में हम दो हमारे दो की नीति अपनाई गई, है ना, कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है लोगों को जो है जागरूक बनाया गया, जिससे लोगों को स्वतः जो है एहसास हो कि हाँ, कम बच्चे रहेंगे तो हम उसको अच्छे से जो है खिला सकेंगे, पहना सकेंगे, उसको अच्छे से शिक्षा दे सकेंगे, है ना। तो उसका हम देख रेख कर सकेंगे, अच्छा उसको भविष्य दे सकेंगे, तभी दे सकेंगे जब छोटा परिवार होगा। जब अधिक परिवार होगा, बच्चे अधिक होंगे, तो उसको हम सही ढंग से उसका परवरिश नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए क्या होता है, लोग क्या करते हैं? जन्म दर पर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जन्म दर पे कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ जो है उच्च स्तर पर हो जाता है, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता हो जाती है। और उस जागरूकता का असर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है लोगों का एक जो है इस संबंध में जो है एक धारणा बन जाती है। और धारणा ये बनती है कि उनका कहना क्या होता है कि एक है, एक क्या है? आनंद है। उनकी धारणा क्या बनती है? एक आनंद है, दो भीड़ है। एक क्या है? आनंद है, जबकि दो क्या है? दो को इन्होंने भीड़ कहा। और तीन क्या है? तीन जो होता है वो
अव्यवस्थनीय, ये धारणा लोगों में बन जाती है कि एक है तो आनंद है, एक में ही आनंद है ना। अर्थात एक बच्चा ही पैदा करना है हमको, एक से अधिक नहीं पैदा करना। यदि एक ही बच्चा हमारे पास रहेगा हमारे फैमिली प्लानिंग में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक रहेगा तो हमारा जीवन क्या होगा, आनंदमय रहेगा। लेकिन एक से अधिक हुए, 2 बच्चे हो गए, समझ लीजिए कि हमने भीड़ को न्योता दे दिया, यानी भीड़ शुरू हो गई, है ना। 2 आ जाएगी तो भीड़ होगी, अर्थात जनसंख्या बढ़ेगी। और 3 है तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्थनीय हो जाएगा, अर्थात इनको मैनेज करना बहुत कठिन हो जाएगा। यहाँ पर मैनेज की समस्या हो जाएगी, हम 3 को मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर धारणा क्या है कि एक आनंद है, अर्थात एक को ही आनंद कहा गया। अर्थात यहाँ पर जो है लोग एक ही बच्चा पैदा करना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे वो ओनली 1 चाइल्ड वाला पॉलिसी जो है अपना लेते हैं। ये जो है कोई सरकारी प्रेशर नहीं बनता, सरकार की तरफ से दबाव नहीं बनता, लोगों में स्वतः जो है इतने लोग जागरूक हो जाते हैं, इनको स्वतः जो है एक धारणा बन जाती है कि एक आनंद है, एक ही क्या है, वो आनंद है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो जन्म दर होता है और जो मृत्यु दर होता है, ये निम्न स्तर पर, दोनों ही क्या होते हैं, निम्न स्तर पर, दोनों ही निम्न स्तर पर क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोनों निम्न स्तर पर स्थिर हो जाते हैं। यहाँ पर भी जन्म दर बहुत कम हो जाता है, मृत्यु दर कम रहती ही है, दोनों कम हो जाता है, लगभग कह लीजिए दोनों बराबर हो जाता है। हर निम्न स्तर पर जो है दोनों में संतुलन बन जाता है। जब दोनों में संतुलन बन जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर जनसंख्या लगभग क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है। जनसंख्या यहाँ पे क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या यहाँ पर भी स्थिर हो रही है, जनसंख्या यहाँ पर भी स्थिर हो रही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर जो है ये उच्च अवस्था में है, ये उच्च स्तर पर है, ये स्थिरता कहाँ पर है, उच्च स्तर पर है। दोनों के उच्च स्तर पर स्थिरता है, जबकि यहाँ पे दोनों के निम्न स्तर पर स्थिरता है। तो अधिक लोग पैदा हों, अधिक लोग मर जाएं, ये अच्छा है कि कम से कम लोग जन्म लें और कम से कम लोग मरें, ये अच्छा है। तो हमें हमारे ख्याल से यही अच्छा है, और आपका भी ख्याल यही है, सही है कि अधिक बच्चा पैदा हो और उसका हम रख रखाव देख रेख न कर सके, स्वास्थ्य का हम उसका ख्याल न कर सकें और उसकी मृत्यु हो जाए, उससे अच्छा है कि हम कम बच्चा पैदा करें, जिससे क्या हो कि हम उसका जो है देखभाल कर सकें, है ना, उसकी सारी हम जो है सुविधाओं को ध्यान में रखें और उसको स्वस्थ रखें, जिससे मृत्यु दर कम हो सके, है ना। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होना ये अच्छा माना जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे तो ये जो है आपका चौथी अवस्था है। तो मैं इस सिद्धांत में आपको 4 अवस्थाओं का जिक्र कर रहा था, इसलिए चौथी अवस्था को यहाँ पर अंतिम अवस्था मान लेते हैं। और इस स्थिति में जो है जो अर्थशास्त्री 4 अवस्था मानते हैं, उनका मानना ये भी होता है कि ये जो चौथी अवस्था होती है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इतना आनंदमय जीवन हो जाता है, लोग जो है भोग विलासिता के जीवन जो है, आनंद का जीवन जो है जीवन यापन करने लगते हैं। लोगों में सुकुमारता आ जाती है, कोमलता आ जाती है, जिससे क्या होता है कि उनकी जो उर्वरा शक्ति होती है ना, वो कम हो जाती है। उर्वरा शक्ति कम होने से क्या होता है कि यहाँ पर जो है संतानोत्पत्ति जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, जिससे क्या है, क्योंकि जन्म दर कम हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, एक टेंडेंसी बन जाती है और जन्म दर जो है वो और भी कम होने लगती है धीरे धीरे। और जब जन्म दर और भी कम होने लगती है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो जनसंख्या में क्या हो जाती है, जनसंख्या में कमी। यहाँ पर जो है धीरे धीरे क्या होता है, ये चूंकि जन्म दर यहाँ से कम हो रही है, स्थित हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये फिर से ये कम होना और शुरू हो जाती है और यहाँ पर जनसंख्या में कमी जो है आपको दिखाई देती है। तो ये जो है चौथी अवस्था है जिसमें हमने इस पर चर्चा किया। और फ्रांस ऐसा देश है जहाँ पर जो है जो कि जनसंख्या संक्रमण के चौथी अवस्था में वो है इसमें, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या में कमी दिखाई दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जल्दी से आपको क्लियर कर दूं
कि 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था वाला क्या समस्या है। तो कुछ अर्थशास्त्री जो मानते हैं कि 5 अवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पर एक अवस्था और आप जोड़ देंगे तो आपका 5वीं अवस्था हो जाएगी, है ना, पंचम अवस्था। पंचम अवस्था, पंचम अवस्था में क्या होता है? अब चतुर्थ अवस्था में तो वही स्थिति होती है ना। चौथी अवस्था में आप यहां तक वही स्थिति होती है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे कहा जनसंख्या में धीरे धीरे कमी होने लगती है, तो जो अर्थशास्त्री 5 अवस्थाएं मानते हैं उनके अनुसार जनसंख्या में धीरे धीरे कमी कहाँ होती है? 5वीं अवस्था में होती है। 5वीं अवस्था में जब पहुंचते हैं कोई देश, तो वहां पे क्या होता है कि वो जो है जन्म दर कम हो जाता है, कम होने से उसमें टेंडेंसी बन जाती है, जिससे जनसंख्या में क्या होता है धीरे धीरे ये स्थितियां तो रहती हैं, लेकिन जनसंख्या में धीरे धीरे क्या होता है जन्म दर में भी जो है कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या यहाँ पे कम हो जाती है, बाकी सारी चीजें वही हैं, है ना। ऐसे अर्थशास्त्र जो 3ही अवस्था मानते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पर पहली अवस्था वही होती है, दूसरी अवस्था यही होती है, तीसरी अवस्था में ही ये सारी चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर ही वे क्या मानते हैं कि यहाँ पर ही चूंकि जन्म दर क्या होता है, कम होता है, मृत्यु दर भी कम होता है, तो जन्म दर कम और मृत्यु दर कम होने से क्या होता है धीरे धीरे जनसंख्या क्या हो जाती है, उसमें स्थिरता आ जाती है ना। भाई जन्म दर भी कम होगा, मृत्यु दर भी कम होगा, तो दोनों लगभग क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जनसंख्या क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो मुख्य रूप से यदि इन दोनों को हटा दें तो 3 अवस्थाओं पर यदि हम चर्चा करें तो पहली अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों बढ़ रहा है, जनसंख्या लगभग स्थिर है। उच्च अवस्था में हम बात करें, और यहाँ पर दूसरी अवस्था में क्या है, जन्म दर में वृद्धि हो रही है, जबकि मृत्यु दर में क्या हो रही है, कमी हो रही है, जिससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तीसरी अवस्था में क्या है कि जन्म दर में भी कमी हो रही है, मृत्यु दर में भी कमी होना शुरू हो रही है, जिससे क्या हो रही है, जनसंख्या में कमी होती है, अर्थात धीरे धीरे जनसंख्या क्या हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है। ये जो है आपकी मुख्य 3 अवस्थाएं, आप जब चर्चा करते हैं तो ये 3 अवस्थाओं की हम बात करते हैं, है ना। और ये 4 अवस्थाएं आपको दिखाना है, तो चौथी अवस्था में वही चीज है कि यहाँ पर जनसंख्या को स्थिर नहीं मानते, यहाँ पे कहते हैं कि जनसंख्या क्या है, वो उसमें जो है वृद्धि तो होती है लेकिन घटते हुए दर से होती है, अर्थात कमी तो हो रही है ना, लेकिन घटते हुए दर से उसमें थोड़ा थोड़ा भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। स्थिर कहाँ पे होगी, वो जाके चौथी अवस्था में होगी, है ना। और चौथी अवस्था वाले मानते हैं कि यहीं पे क्या होता है, जनसंख्या में धीरे धीरे कमी भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन 5वीं अवस्था वाले मानते हैं कि नहीं, कि जनसंख्या में कमी कहाँ पे होती है, धीरे धीरे यहाँ पर होती है, 5वीं अवस्था में होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका 3 अवस्था, 4 अवस्था और 5 अवस्था वाली बात है। आपको दिमाग में क्या रखना है, मेन जो क्वेश्चन आता है, जो मेन क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखिए, 5 अवस्था वाले भी जो है इसी को मानते हैं, दूसरी अवस्था को मानते हैं, 4 अवस्था वाले भी इसी को मानते हैं, और 3 अवस्था वाले भी इसी को मानते हैं। इसलिए कोई भी अवस्था हो, है ना, कोई भी आप जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें दूसरी ही अवस्था ऐसी है जो कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। आपका जो है मेन 3 अवस्था, फिर 4 और 5 अवस्था है। ठीक है, क्लियर हुआ जनसंख्या सिद्धांत का, संक्रमण का सिद्धांत। तो अब मैं यहाँ पे बता दूं आपको एक महत्वपूर्ण चीज, आपको मैं बता दूं कि ये जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है, और प्रत्येक देश जनसंख्या संक्रमण के इन्हीं अवस्थाओं से, इन्हीं चरणों से होकर ही गुजरते हैं। कोई भी देश जो पहले पिछड़ा हुआ होता है, जब वो विकास के मार्ग में आगे बढ़ता है, जब भी विकास करता है, तो निश्चित रूप से जो है वहां पर क्या होता है, जन्म दर में तो वृद्धि पहले से ही रहती है, लेकिन मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी होने लगती है। तो क्या होता है, वहां पर जो है तेजी से जनसंख्या में वृद्धि होती है, जैसे भारत देश की हम बात कर लें, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि यदि विकास के मार्ग में और आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे जन्म दर पे भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और ये आगे आप देख रहे हैं विकसित देशों के लक्षण हैं, जहां पर जो है पहुंचकर क्या होती है, जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है, जन्म दर और मृत्यु दर निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं। और निम्न स्तर पर पहुंचने से क्या होता है कि आराममय विलासिता का जीवन जीते जीते लोग इतने कोमल हो जाते हैं कि उनकी जो उर्वरता शक्ति होती है, जो उनकी जो है बच्चा पैदा करने का जो क्षमता होता है, जिसको आप प्रजनन दर है, उर्वरता दर कहते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लगता है, क्षीण होने लगता है, जिससे क्या है जनसंख्या में जो है धीरे धीरे कमी आपको दिखाई देने लगती है। तो ये जो है जनसंख्या का संक्रमण का सिद्धांत है, जो कि प्रत्येक देश जो है इन चरणों से होकर ही गुजरते हैं।
ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस सिद्धांत के महत्व के बारे में आपको बता दूं। इस सिद्धांत का महत्व क्या है? तो महत्व यह है कि ये सिद्धांत जो है ये अल्प विकसित देशों के लिए, जो अल्प विकसित देश होते हैं, अल्प विकसित या विकासशील जो देश होते हैं, विकासशील, इन देशों के लिए क्या होता है? ये एक प्रकार से पथ प्रदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। ये पथ प्रदर्शक या मार्ग प्रदर्शक होता है। क्यों? क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं, इन अवस्थाओं को, जनांकी संक्रमण सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही क्या करते हैं, वो जो है अपने जनसंख्या संबंधित नीति बनाते हैं और वो समझते हैं कि हमको किस प्रकार से जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, जिससे हम क्या करें, जैसे इस अवस्था से इस अवस्था में जब पहुंचते हैं लोग, तो कैसे जो है ये जनसंख्या को कंट्रोल करें, इसके लिए जो है जनसंख्या संक्रमण क्या करता है, एक प्रकार से पथ प्रदर्शक या मार्ग प्रदर्शक के रूप में जो है होता है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने जनांगिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जो है 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं या 5 अवस्थाओं पर चर्चा किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।